हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पे, जो कि है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो अपन ने ट्रांसक्रिप्शन देखा जो कि डीएनए से एमआरएनए बना था, वो कहाँ पे बना था? न्यूक्लियस। उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस देखें। ठीक है, तो जो एमआरएनए था वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था, उसके बाद वो मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाई होके फिर वो अपना साइटोप्लाज्म में आ गया, और अब उस एमआरएनए से फाइनली अपने पास बनेंगे प्रोटीन्स या फिर पॉलीपेप्टाइड की चेन। प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड की चेन। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, जो एमआरएनए सिंथेसाइज हुआ न्यूक्लियस में, वो ट्रांसपोर्ट हो गया है अपना साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर ये ट्रांसलेटेड होगा और बनाएगा पॉलीपेप्टाइड की चेन। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना कि प्रोटीन्स जो बनते हैं, तो फर्स्ट अमीनो एसिड जो होता है वो होता है अमीनो टर्मिनल। ठीक है, प्रोटीन्स में दो होते हैं ना, एक तो NH2 टर्मिनल और एक COO टर्मिनल। ठीक है, कार्बोक्सिल टर्मिनल। तो जो चेन की ग्रोथ होगी वो अमीनो टर्मिनल से कार्बोक्सिल टर्मिनल की तरफ होती है। ठीक है, कई बार ये पूछ ले हुए तो अगर अपन को आना चाहिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो कि एमआरएनए में प्रेजेंट थी, एमआरएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट थी और किसके फॉर्म में प्रेजेंट थी, ये अपन ने जेनेटिक कोड में देखा। एमआरएनए पे क्या थे? ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस थे। ठीक है, जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स को कोड करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन अपनी एमआरएनए में इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड थी, वही यूटिलाइज हो रही है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो टोटल अगर ट्रांसलेशन की ब्रीफली में बात करूँ तो टोटल 5 फेजेस अपन को पढ़ने हैं ट्रांसलेशन के अंदर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, जो अमीनो एसिड है उसका एक्टिवेशन, इसको चार्जिंग रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद वही इनिशिएशन, उसके बाद इलोंगेशन और टर्मिनेशन, जो अपन ने ट्रांसक्रिप्शन में भी देखे थे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप, और फाइनली फिर जो प्रोटीन बनते हैं उनका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होता है। ठीक है, प्रोटीन्स में वो अपन अलग वीडियो में देखेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। तो टोटल 5 पॉइंट में अपन ट्रांसलेशन टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्टिवेशन, उसके बाद इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, एंड देन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का एक्टिवेशन। ठीक है, तो अमीनो एसिड का एक्टिवेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन, तो इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो एंजाइम है आपका अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेस। ठीक है, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेस, और ये जो है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होगा? अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो होगा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। कैसे होगा? ये अमीनो एसिड है, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ए को मैं अमीनो एसिड से लिखता हूँ, एटीपी की रिक्वायरमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम। क्या बन जाएगा? ये जो अपना एंजाइम है उसको एंजाइम से लिखता हूँ। ये एटीपी जो है, ये एटीपी से एएमपी बनेगा और अमीनो एसिड, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम एएमपी अमीनो एसिड, ये कॉम्प्लेक्स बन गया पहली रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और एटीपी से, अगर मैंने आपको बताया था ये मेटाबॉलिज्म में भी कि एटीपी से एएमपी बनता है, तो ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट, तो 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर यूटिलाइज। ठीक है, 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर यूटिलाइज्ड इन दिस स्टेप। दूसरा स्टेप जो होता है उसको अपन बोलते हैं चार्जिंग रिएक्शन, चार्जिंग रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा? जो ये कॉम्प्लेक्स था अपना एंजाइम एएमपी और अमीनो एसिड, इस पर फिर tRNA आके अटैच हो जाएगा। tRNA कैसे अटैच होगा वो ध्यान है? उसका CCA3' ग्रुप था, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? tRNA CCAOH ग्रुप था, उस पर अमीनो एसिड अटैच हो गया। जैसे मान लो ये आपका tRNA था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में बताऊँ तो यहाँ क्या था? CCA और ये OH ग्रुप था, ये मैंने बताया था 3' और यहाँ पे आके आपका अमीनो एसिड जुड़ गया। तो ये आपका जो है एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, एक्टिवेटेड tRNA, एक्टिवेशन हो गया अमीनो एसिड का, अमीनो एसाइल tRNA बन चुका है। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन थी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, उसके बाद अपन देखें तो दूसरा रिएक्शन जो होती है वो होती है इनिशिएशन। ठीक है, एक्टिवेशन कर लिया अपन ने, अब अपन देखते हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशिएशन। अब इनिशिएशन को याद करने के लिए टोटल पहले तो 4 स्टेप याद कर लो आप, जो जैसे मैं बता रहा हूँ, उसके बाद अपन एक डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज होगा। उसके बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में भी बना था ये। तो ये प्राइमरी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डेट इज़ बाइंडिंग ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स। सो बाइंडिंग ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स ऑफ मिथियोनिन tRNA GTP,
एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2। सो मिथियोनिन का टीआरएनए, जीटीपी और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, ये आईएफ का मतलब इनिशिएशन फैक्टर, अपन इनिशिएशन पढ़ रहे हैं, और ई का मतलब है यूकैरियोट, ठीक है। तो बैक्टीरिया में भी जो जो डिफरेंस होते हैं वो अपन साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो है वो बाइंड करता है किससे, 240S राइबोसोम, ठीक है। यूकैरियोट्स में कौन से होते हैं अपने राइबोसोम, एटीएस किस में टूटते हैं, 60S और 40S। तो सबसे पहले छोटे वाले में ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स जुड़ गया, दूसरा स्टेप याद हो गया। उसके बाद अब बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए 2, ये जो अपना ऊपर वाला था प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उसमें एमआरएनए भी बाइंड हो जाएगा आके, और ये जो बनता है इसको बोलते हैं 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद फाइनल स्टेप क्या याद करना है आपको कि 43S इनिशिएशन जो कॉम्प्लेक्स था उसमें 60S राइबोसोमल सब यूनिट भी जुड़ जाएगी, और फाइनली 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये 4 स्टेप पहले तो मेरे साथ याद करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन। प्री इनिशिएशन में क्या होता है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स। टर्नरी कॉम्प्लेक्स का मतलब है मिथियोनिन टीआरएनए, ठीक है, जीटीपी और यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर नंबर 2, वो किससे जुड़ जाएगा, 40S राइबोसोम से। फिर आके एमआरएनए जुड़ जाएगा इस प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से, और फिर ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फिर बना लेगा प्रो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से फिर 60S राइबोसोम जुड़ के 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप ध्यान रखना, अब अपन डायग्राम से समझेंगे इसको, ठीक है। डायग्राम से पहले मैं रिकॉग्निशन स्टेप पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा पहले, फिर अपन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप अपन ने देखा था कि रिकॉग्निशन, अपन अभी इनिशिएशन के स्टेप्स बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको ए ले लो या तो रिकॉग्निशन, ठीक है। तो रिकॉग्निशन का क्या है कि यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट अमीनो एसिड जो इनकॉर्पोरेट होता है वो होता है आपका मिथियोनिन, और ये मिथियोनिन का जेनेटिक कोड याद होना जरूरी है, ये होता है AUG, ठीक है। एमआरएनए पे इसकी सीक्वेंस क्या होती है, AUG कोडोन होता है। सो फर्स्ट अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट जो होता है वो मिथियोनिन होता है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सेम कोडोन जो AUG होता है, इट कोड्स फॉर एन फॉर्माइल मिथियोनिन। तो ये भी मिथियोनिन ही है, बट ये क्या है, एन फॉर्माइल मिथियोनिन। तो अभी मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। ये मान लो आपका एमआरएनए है, ठीक है। तो एमआरएनए पे क्या थी, 5' कैप और 3' पे पॉली ए टेल थी, ठीक है। ये अपन ने मॉडिफिकेशन में देखा था, ठीक है। अब ये एमआरएनए के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि ये सीक्वेंस है, मान लो AUG, ठीक है। सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या कोड करेगी, मिथियोनिन को कोड करेगी, ठीक है। अब ये होने से पहले एक सीक्वेंस होती है अप डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और सॉरी ये AUG के अप स्ट्रीम। तो इस सीक्वेंस जो यूकैरियोट्स में होती है उसको बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस। तो ये कहाँ पे है, अप स्ट्रीम ऑफ AUG, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है 18S rRNA की सीक्वेंस से। तो ये अपन ने अपनी बात करी मैमल्स की। अगर मैं बैक्टीरिया की यहाँ पे बात करूँ तो इनमें जो सीक्वेंस होती है वो होती है शाइन डालगार्नो सीक्वेंस, शाइन डालगार्नो सीक्वेंस। और ये शाइन डालगार्नो सीक्वेंस ये भी AUG के अप स्ट्रीम होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 2 डिफरेंस है, अपन लास्ट में वैसे डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है वो होती है 16S rRNA के। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री थी वो 18S rRNA के थी, और ये 16S, क्योंकि अपने अंदर 18S होते हैं और बैक्टीरिया के अंदर 16S होते हैं, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स यहाँ पे मैं लिखूँगा आपके सामने, ठीक है। तो ये जो पॉली ए टेल थी, यहाँ पे फैक्टर बाइंड करता है एक PAB, डेट इज़ पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्टर बाइंड करता है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये राइबोसोम को एमआरएनए पे आने के लिए रिक्रूट करता है, ठीक है। कि ये राइबोसोम, अपन ने जो 3rd स्टेप देखी थी, जो एमआरएनए था वो राइबोसोम पे आ गया था, ठीक है। तो उसके लिए ये फैक्टर है। उसके बाद ये कैप के ऊपर फैक्टर जुड़ता है 4F। ये 4F को अपन कैप बाइंडिंग फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, कैप बाइंडिंग फैक्टर, ठीक है। ये कोजैक सीक्वेंस हो गई। और यहाँ पे एक फैक्टर होता है जो कि होता है 4B, जो कि हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ AUG, कि ये AUG सीक्वेंस कहाँ थी, तो ये रिकॉग्नाइज करेगा फैक्टर 4B। तो अपन को कौन से 3 मेन फैक्टर्स याद रखना है, एक तो पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, एक 4B और एक 4F जो कि कैप बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। और अपन ने बात कर ली कि फर्स्ट AUG की जो ट्रिपलेट सीक्वेंस थी उसके जो अप स्ट्रीम जो थी वो जो अपनी रिकॉग्निशन मार्कर सीक्वेंस थी वो अपने मैमल्स के अंदर कोजैक सीक्वेंस है, और बैक्टीरिया के अंदर शाइन डालगार्नो सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा अपन देखेंगे बाइंडिंग ऑफ mRNA, बाइंडिंग ऑफ mRNA, ठीक है। तो अब अपन मैं बनाता हूँ, ठीक है। एक बार आपको ये स्टेप तो समझ आ ही गई है।
अब अपन एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया मिथियोनिन टीआरएनए, स्टार्टिंग पॉइंट यही है। एयूजी किसको कोड करता है? मिथियोनिन को, ठीक है। ये अपन ने जेनेटिक कोड में डिस्कस किया। प्लस जीटीपी और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स किसके साथ जाके जुड़ेगा? 40S, छोटी यूनिट कौन सी थी? 40S, ठीक है। 60S और 40S में 40S से जाके जुड़ेगा। और इसमें दो फैक्टर और आते हैं, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 प्लस यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1। तो अपन इनिशिएशन स्टेप पढ़ रहे हैं। 2 वाला किस में आया था? टर्नरी कॉम्प्लेक्स में। और 1 और 3 याद रख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। तो अब ये दोनों मिला के आगे क्या सीक्वेंस बनेगी? तो अपने पास क्या हो गया? मान लो ये आपका 40S राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे टीआरएनए आ चुका है, ठीक है। मिथियोनिन का टीआरएनए है, तो इसके ऊपर कौन सा अमीनो एसिड होगा? 3' एंड पे मिथियोनिन, जिसको मैं MET से लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसकी सीक्वेंस होती है UAC। सीक्वेंस याद नहीं रखनी, बस अपन समझ रहे हैं। तो ये अपने पास बन गया 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा? थर्ड स्टेप में मैंने क्या बताया था? mRNA भी आके जुड़ जाएगा। अभी तक mRNA नहीं है ना, ठीक है। तो अब क्या होगा? एक फैक्टर और आता है, फैक्टर 4, ठीक है। ATP की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या होगा कि यही आपका 40S जो राइबोसोम था, ये 40S जो राइबोसोम था, इसके ऊपर क्या होगा? mRNA की चेन आ गई है, ठीक है। ये 5' to 3', ये mRNA आ गया। और ये कोडोन किस पे होता है? mRNA के ऊपर। तो सबसे पहला कोडोन कौन सा होगा? AUG, ठीक है। और AUG मैंने ये UAC लिखी थी ना, वो इसके सीक्वेंस में ही थी। देखो, A का कॉम्प्लीमेंट्री UAC, और ये मिथियोनिन आपका M से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका बन गया, आप कौन सा बन गया? और फाइनली और भी ये mRNA पे तो कोडोन होंगे ही सही, तो और ACCA मान लो अगला कोडोन, ठीक है। तो ये आपका बन गया, थर्ड स्टेप हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? फाइनली मैंने क्या बताया था? कौन सा आएगा? 60S राइबोसोम भी जुड़ेगा आके, 60S पोर्शन। 40S तो है ही अभी तक, ठीक है। और इसके अंदर यूकैरियोट इनिशिएशन फैक्टर 5 का रोल प्ले होता है। तो फाइनली अपने पास जो 80S सब यूनिट बनती है वो कैसी बनती है कि ये मान लो आपका 60S राइबोसोम, ये आपका 40S राइबोसोम, ठीक है। यहाँ पे ये mRNA आया हुआ है 3' to 5', इस पे ये सीक्वेंस है AUG। उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस कुछ भी थी, ठीक है। फर्स्ट सीक्वेंस ध्यान रखनी है AUG, ठीक है। अब ये क्या ध्यान रखना है अपन को कि इसके अंदर 2 साइट होती है। एक तो होती है जो आपकी होती है वो P साइट, और एक होती है A साइट। ये मैं और अच्छे से अभी डिस्कस करूँगा, तो बस अभी इतना बता रहा हूँ कि ये UAC और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री भी सीक्वेंस आ जाएगी। और ये जो हो गई ये आपकी साइट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, ये P साइट होती है और ये A साइट होती है। और इसके ऊपर ये tRNA तो है ही सही आपका, ये UAC से, और ये मिथियोनिन, ठीक है। तो अभी तक तो आपको ये 4 स्टेप समझ आया कि नहीं आया? अभी मैं P और A साइट की अलग से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले रिकॉग्निशन हो गया। उसके बाद प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बना? टर्नरी कॉम्प्लेक्स 40S राइबोसोम के साथ जुड़ा। फिर mRNA आके जुड़ गया थर्ड स्टेप में। और फिर जो ये फाइनली 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था उस पर 60S जुड़ गया। और ये अपना जो फाइनल डायग्राम मैंने बनाया ये है 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब अपन देखते हैं P और A साइट्स का क्या फंडा है, ठीक है। तो P और A साइट्स का अपन फंडा देखते हैं अब। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि एक तो होती है P साइट और एक होती है A साइट। तो वापस से वो डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये आपका 40S राइबोसोम है और 60S है, और ये 40S है। यहाँ पे ये mRNA है, वो तो सब ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि 2 साइट होती है, ठीक है। 2 साइट होती है, एक होती है A साइट और एक होती है P साइट। और एक और साइट होती है जो इधर होती है, उसको बोलते हैं E साइट या फिर एग्जिट साइट। अब इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो ये तीनों क्या होती है? तो पूरे राइबोसोम के अंदर ये रिसेप्टर साइट होती है टीआरएनए मॉलिक्यूल के लिए। तो ये जो P साइट है, इसका नाम होता है पेप्टिडाइल साइट, ठीक है, पेप्टिडाइल साइट। और इसके ऊपर क्या होता है कि ये इट कैरीज पेप्टिडाइल टीआरएनए, इट कैरीज पेप्टिडाइल टीआरएनए। ये डायग्राम देखा था आपने लास्ट में कि ये P साइट पे क्या था? ये मिथियोनिन का जो पेप्टिडाइल टीआरएनए था वो P साइट के ऊपर था, ठीक है। तो ये P साइट हो गई। A साइट का मतलब होता है अमीनो असाइल साइट, अमीनो असाइल साइट। और इसके अंदर क्या होता है अमीनो असाइल साइट के कि जो अपन अगले स्टेप में पढ़ेंगे कि न्यू इनकमिंग टीआरएनए जो आएगा अपने पास, जो न्यू इनकमिंग टीआरएनए आएगा वो अटैच होगा A साइट से। जो न्यू अमीनो एसिड जो ऐड होना होगा ना, न्यू अमीनो एसिड डेट हैज़ टू बी एडिड नेक्स्ट विल
अटैच टू द ए साइट। और ये एग्जिट साइट क्या होती है, इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय डी एसिटाइलेटेड टीआरएनए। डी एसिटाइलेटेड टीआरएनए के जो डी एसिटाइलेट हो गया है वो टीआरएनए यहाँ आएगा। अभी ये बेसिक ये जो चीज़ें हैं ये आपको मेनली कब समझ आएगी, जब आप इलॉन्गेशन पढ़ोगे, ठीक है। बट ये मैंने एक अलग से डायग्राम बना के इसलिए कि थोड़ा क्लियर रहे, अब इलॉन्गेशन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इनिशिएशन हो गया, अब अपन देख रहे हैं अपना इलॉन्गेशन, ठीक है। थर्ड नंबर, ठीक है, एक्टिवेशन, इनिशिएशन, फिर इलॉन्गेशन, ठीक है। तो इलॉन्गेशन में भी बेसिक पहले तो मेरे साथ में 3 स्टेप्स याद कर लो आप, 3 स्टेप्स याद कर लो। सबसे पहले तो बाइंडिंग ऑफ अमीनो असाइल टीआरएनए, अमीनो असाइल टीआरएनए टू ए साइट। ए साइट के ऊपर बाइंडिंग होगी अमीनो एसिड टीआरएनए की, तो यहाँ पे एक नया इनकमिंग अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेप याद हो गया। उसके बाद क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के जो पी साइड पे था और ए साइड पे था वो दोनों अमीनो एसिड अलग से साथ में जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे, तभी तो चेन बनेगी ना, पॉलीपेप्टाइड चेन। और उसके बाद क्या होगा, फाइनल स्टेप, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए। तो पहले तो क्या क्या 3 स्टेप याद किया अपन ने, एक तो बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए टू ए साइट, देन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड देन ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए, ठीक है। अब ये भी एक डायग्राम से समझते हैं अपन, ठीक है। तो डायग्राम बनाता हूँ मैं आपके लिए। तो अपने पास क्या फाइनली बन गया था, ये था, ठीक है। डायग्राम आपको अच्छे से मिलेंगे नोट्स में, अभी आप बस ध्यान दे लो, ठीक है। तो ये आपका 60S था, ये 40S था, यहाँ पे mRNA था, ठीक है। अब ये AUG था, नेक्स्ट सीक्वेंस कुछ भी मान लो, mRNA पे AGC थी, ठीक है। तो अब कौन कौन सी साइट होती है, एक तो P साइट होती है और एक A साइट होती है, ठीक है। P साइट पे पहले से ही कौन सा है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री UAC, TRNA पे वो होती है ना अपनी एंटीकोडोन आर्म, ठीक है, तो वो है। और इसके ऊपर मान लो ये मिथियोनिन पहले से है। अब जो न्यू इनकमिंग अमीनो एसिड आएगा वो किस पे आएगा, ए साइट पे, ठीक है। और वो क्या होगा, ये AGC जो नेक्स्ट सीक्वेंस थी mRNA की, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इसकी एंटीकोडोन होगी, तो UGG। और मान लो ये कुछ भी अमीनो एसिड अपन को याद नहीं रखने पर मान लो ये थ्रियोनिन है, ठीक है। तो ये ऐसा सबसे पहला स्टेप हो गया कि ए साइट पे न्यू इनकमिंग अमीनो एसिड आके बाइंड कर गया, ठीक है। अब इसके अंदर ये इलॉन्गेशन है तो इलॉन्गेशन फैक्टर 1 आएगा और GTP का यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास बन जाएगा, देखिए ये डायग्राम है, ठीक है। ये 60S 40S ये mRNA, ठीक है। इसके ऊपर AUG AGC, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये P साइट है, ये A साइट है। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा कि ये जो थ्रियोनिन था, थ्रियोनिन का NH2 ग्रुप और मिथियोनिन का COO ग्रुप, ये आपस में मिलके पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। तो ये ए साइट के ऊपर आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और इसमें जो चेन होगी उसमें मिथियोनिन भी आ जाएगा, थ्रियोनिन भी आ जाएगा। और ये पी साइट जो है वो एम्प्टी है, वो ये एग्जिट साइट के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो फाइनली क्या हुआ कि ये जो UAC वाला कोडोन था, यहाँ पे ये AUG के कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, UAC, ये वाला जो TRNA था वो आउट निकल गया, ठीक है। और अपने पास पेप्टाइड बॉन्ड बन गया जो कि ए साइड पे है, ठीक है। अब क्या करेगा कि ट्रांसलोकेशन होगा। अब ये राइबोसोम है ना, ये U का U उठ के 3 कोडोन आ गए, मतलब ये AGC था और मान लो यहाँ पे आपके पास कुछ और CCG था, ठीक है। तो ये राइबोसोम ऐसे ही mRNA के ऊपर ट्रांसलोकेट करेगा, मतलब 3 कोडोन, एक 3 कोडोन की लेंथ से ट्रांसलोकेट करेगा, जैसे कि ये मैंने बनाया, ठीक है। और ये था, ठीक है। तो अब AUG वाला तो चला गया बाहर, ठीक है। अब अपने पास क्या आ गया था, इधर AGC और CCG। अब ये और ये जो था, ये सीक्वेंस थी जो मिथियोनिन और थ्रियोनिन वाली, वो चेन यहाँ पे आ गई है, MT से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये ए साइड P साइड पे आ गई है, ठीक है। आपका वो जो P साइड थी वो निकल गई और अब ये न्यू ए साइड जो है ये खाली है। अब ये नया इनकमिंग एसिड, न्यू अमीनो एसिड इस पे आएगा, ये क्योंकि आगे ट्रांसलेट हो चुका है, ठीक है, आगे ट्रांसलोकेट हो चुका है। तो अब ये मिथियोनिन थ्रायोनिन वाली तो साइकिल यही रहेगी। अब ये CCG के कॉम्प्लीमेंट्री जो भी होगा वो यहाँ आके जुड़ जाएगा, ठीक है, ग्लाइसिन। फिर वापस ये ग्लाइसिन जो है वो ग्लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन ऐसे चेन बनेगी। फिर वापस से ये जो खाली था ये बाहर निकल जाएगा और वापस से ये 3 कोडोन आगे बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे करके चेन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो फाइनली मैंने क्या बताया, ये आपको इलॉन्गेशन स्टेप के अंदर और थोड़ा ढंग से बताऊँ इलॉन्गेशन। तो डायग्राम की तो आपको चिंता करनी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले न्यू अमीनो एसिड TRNA आके कहाँ जुड़ा, ए साइट के ऊपर, ठीक है। और फिर पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना, पेप्टाइड बॉन्ड बना आपका, मैंने बताया ये अल्फ़ा अमीनो ग्रुप जो था,
अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ इनकमिंग अमीनो एसिड इन ए साइट वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है विथ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ पेप्टाइडल टीआरएनए, ठीक है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो बना है, ये पेप्टाइड बॉन्ड जो बना है, ये इसके अंदर एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है, किस एंजाइम से बनता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये मैंने आपको बताया था ये क्या है, आरएनएज है, सॉरी मतलब क्या है, आरएनए कंटेनिंग एंजाइम है, मतलब राइबोजाइम है, ठीक है। और इसका कंपोजिशन पूछते हैं तो ये किससे बना होता है, 28S आरआरएनए जो होता है यूकैरियोट्स में वही एक्ट करता है एज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ठीक है, 28S आरआरएनए। और फिर क्या हुआ, फाइनली ट्रांसलोकेशन हो गया। ट्रांसलोकेशन कैसे हुआ कि टीआरएनए जो था, होल राइबोसोम जो है वो मूव्स ओवर एमआरएनए थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1 कोडोन या फिर 3 बेस पेयर्स, ठीक है। एक 3 कोडोन से आगे चला गया तो एयूसी पीछे आ गया और ये 3 सीक्वेंस और आगे आ गई, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन हो गया, यहाँ से उठ के 3 कोडोन आगे जाके बैठ गया राइबोसोम, ठीक है। और ये इलोंगेशन रिएक्शन कब तक चलती रहेगी, जब तक कि पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। उसके बाद अपना चौथा स्टेप कौन सा है, टर्मिनेशन। चौथा स्टेप कौन सा है अपना, टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन के अंदर भी वही सीक्वेंस है, ठीक है, जुड़ते जाएंगे अमीनो एसिड और चेन बनती जाएगी, ठीक है। आफ्टर सक्सेसिव एडिशन ऑफ अमीनो एसिड राइबोसोम जो है फाइनली क्या हो जाएगा, फिर जैसे ये मान लो आपका 60S था और ये 40S था, ठीक है, और ये आपका mRNA था 5' to 3', ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये चेन चलती जा रही है आगे, बट mRNA के अंदर अब मान लो UAA आ गया, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, UAA, UAG और UGA ये क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन्स होते हैं। तो अगर ये आ गया मान लो तो क्या होगा, अब ये पी साइड पे तो चेन बनती जा रही है, ठीक है, ये अमीनो एसिड की चेन बनती जा रही है, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते गए हैं। बट अब क्या हुआ कि न्यू अमीनो एसिड आ सकेगा क्या, अब ये UAA अगर एमआरएनए पे आ गया तो ऐसा तो कोई टीआरएनए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बाइंड होगा, आपका RF बाइंड होगा। RF का मतलब है रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर बाइंड होगा, रिलीजिंग फैक्टर 1 बाइंड होगा, ठीक है। तो क्या होगा टर्मिनेशन के अंदर कि बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते गए, ठीक है, और राइबोसोम जो है वो टर्मिनेशन कोडोन पे आ गया, ठीक है, कि अब टर्मिनेशन कोडोन सीक्वेंस आ गई। ये तो UAA मैंने एग्जांपल लिया है, अगर UAG भी होगा या UGA भी होगा या फिर ओकर, अंबल, ओपल, ठीक है, इन तीनों के नाम, तो अगर वो होंगे तो क्या होगा कि ऐसा कोई टीआरएनए ही नहीं है जिनके पास ऐसी एंटीकोडोन सीक्वेंस हो, तो ये ए साइट फ्री रहेगी। फिर इसके ऊपर क्या बाइंड हो जाएगा, रिलीजिंग फैक्टर 1 बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगी कि कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन जो थी वो आपकी रिलीज़ हो जाएगी। उसके साथ साथ ही क्या क्या और रिलीज़ होगा, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन तो रिलीज़ हो ही जाएगी। और ये फिर 80S जो कॉम्प्लेक्स था वो भी टूट जाएगा 60S और 40S में, ये दोनों सब यूनिट भी अलग हो जाएगी। उसके अलावा ये 5' to 3' mRNA था वो भी अलग हो जाएगा। फाइनली रिलीजिंग फैक्टर जो बाइंड हुआ था वो भी रिलीज़ हो जाएगा। तो सब चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। फाइनली आपको फ्री प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद फ्री टीआरएनए, जो ये टीआरएनए था ये फ्री टीआरएनए मिल जाएगा, फ्री 60S, फ्री 40S, फ्री एमआरएनए, तो सब कुछ अलग हो जाएंगे। और अपने पास कंप्लीट फाइनली जो अपन को क्या चाहिए थी, पॉलीपेप्टाइड चेन जो चाहिए थी वो अपने पास आ गई है। तो ये ट्रांसलेशन में यही था बेसिकली। अपन को क्या ध्यान रखना है ट्रांसलेशन के अंदर, अब मैं अगर एक वापस से बताऊं तो ट्रांसलेशन के अंदर सबसे पहला तो एक्टिवेशन, ठीक है, एक्टिवेशन ध्यान रख लिया अपन ने। अब अगर अपन और भी कुछ बात करें तो ठीक है, हाँ, पहले ट्रांसलेशन का एक्टिवेशन, उसके बाद इनिशिएशन। इनिशिएशन में 4 स्टेप, ठीक है, रिकग्निशन, प्राइमरी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इसमें टर्नरी कॉम्प्लेक्स 40S से जुड़ा, फिर एमआरएनए भी आके जुड़ गया तो 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और फिर 60S राइबोसोम पर जुड़ गया, ठीक है। तो ये इनिशिएशन हो गया। उसके बाद क्या हो रहा था, इलोंगेशन। तो इलोंगेशन कैसे हो रहा था, अमीनो एसिड टीआरएनए किससे आगे जुड़ेगा, ए साइड से। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन किससे, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से, जो कि कंपोनेंट है 28S आरआरएनए का। और फिर ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, राइबोसोम जो है वो 1 कोडोन लेंथ आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में कैसे होगा, अगर यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ गया कोई भी UAA, UAG या UGA में से, तो ये ए साइड जो है वो फ्री रहेगी, यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर बाइंड हो जाएगा। और फाइनली फिर सब निकल जाएंगे, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनी थी ये निकल जाएगी, रिलीजिंग फैक्टर निकल जाएगा, आपका 60S निकल जाएगा, 40S निकल जाएगा, ये एमआरएनए निकल जाएगा। और फाइनली अपन को जो चाहिए था पॉलीपेप्टाइड चेन ये अपने हाथ में आ गई, ठीक है। तो ट्रांसलेशन ऐसा हुआ। अब अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो फॉर ईच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए
4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड, 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। 4 एनर्जी चाहिए, 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स चाहिए, ठीक है। तो कैसे चाहिए, 2 तो इनिशियल एक्टिवेशन में मैंने बताई थी आपको, क्या इनिशियल एक्टिवेशन जिसमें एटीपी से एएमपी बन रहा था। अगर एटीपी से एडीपी निकलता तो एक ही एटीपी चाहिए होती, बट ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट तो 2 हाई एनर्जी बॉन्ड तो यहाँ पे गए। फिर एक किस में गया, फॉर इलोंगेशन फैक्टर 1 स्टेप में, और एक गया इलोंगेशन फैक्टर 2 स्टेप के अंदर, ठीक है। और तो 4। बट अब एक क्वेश्चन ये आता है वाइवा में, ये पूछते हैं कि एक्चुअल पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है, एक्चुअल पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, जो ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज वाला स्टेप था, इसमें कोई भी एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स जो बाइंड कर रहे हैं, जो जो बॉन्ड बन रहा है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, वो अमीनो एसिड्स क्या है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अपन ने पहली स्टेप में ही ऑलरेडी इनको चार्ज कर रखा है, तो ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो जो पेप्टिडल ट्रांसफरेज वाली जो स्टेप होती है उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक्चुअल पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, बिकॉज अमीनो एसिड्स आर ऑलरेडी एक्टिवेटेड, ठीक है। तो ये अपन को ट्रांसलेशन में इतनी बेसिक स्टेप याद होना चाहिए, ये डायग्राम जो है वो सब याद होना चाहिए। और जो डायग्राम के अंदर ही मैंने जो फैक्टर्स लिखे हैं, जो फैक्टर्स लिखे उतने फैक्टर आपको बस ध्यान रख लेना, ये इलोंगेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। बाकी जो है मेन बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स सब में बेसिकली सेम ही होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये अपना ट्रांसलेशन था। अब अगली वीडियो में ट्रांसलेशन में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या क्या जो बेसिकली डिफरेंसेस होते हैं वो अपन देख लेंगे। बट ट्रांसलेशन पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस भी पूछते हैं, वो भी अपन अगली वीडियो में देखेंगे। और एक इनिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या फिर इनिबिटर्स ऑफ ट्रांसलेशन पे भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी अपन अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रांसलेशन की बेसिक अपनी स्टेप्स और ये अपनी वीडियो हो गई, ठीक है, कि कैसे ट्रांसलेशन होता है। अब अपन अगली वीडियो में डिफरेंसेस देखेंगे, फिर इनिबिटर्स देखेंगे और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस देखेंगे, ठीक है। तो नोट्स में बहुत अच्छे से लिख रखा है, यहाँ पे अपन ने डायग्रामेटिकली समझाया, नोट्स में प्रॉपर लिख भी रखा है और डायग्राम वायग्राम सब अच्छे से बना रखे हैं, सब फैक्टर्स हैं। यहाँ पे बस आराम से बैठ के आपको सुनना है, समझना है और फिर डायरेक्ट इस वीडियो के बाद डायरेक्ट नोट्स पढ़ लेना है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।